भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। लोग उनके किए गए काम को याद कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब मनमोहन सिंह थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि एक वक्त मेरा काम याद किया जाएगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कहिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी कहिए, अविनाश राय हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप राजनीति को अच्छे समझते हैं, जानते हैं, खूब सारी किताबें अभी आपने पढ़ी हैं, मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी आपने देखा है। मनमोहन सिंह को जो है देश इस समय किस रूप में याद कर रहा, क्या किन किन कामों की चर्चा हो रही है? अब मनमोहन सिंह ने, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मुझे याद करेगा। वर्तमान में आप मेरी आलोचना कर लीजिए, वर्तमान में आप मुझे गालियां दे लीजिए, वर्तमान में आप मेरे किसी भी काम की तारीफ भले मत करिए, लेकिन मैं इतिहास में तो दर्ज होऊंगा। और ये बात आज साबित हो गई है कि जब मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जेपी नड्डा से लेकर के विपक्ष के भी तमाम नेता, उनके लिए विपक्ष, कांग्रेस के विपक्षी जो लोग हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिन्होंने मनमोहन सिंह को सत्ता में रहते हुए क्या क्या नहीं कहा था, वो सब लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि देश ने एक अच्छा नेता, एक सच्चा नेता खो दिया है। रही बात उनके कामों की, तो बहुत विस्तृत काम है उनका, खासतौर से अर्थव्यवस्था के मामले में जो हम आज बैठे हुए हैं, जिस ओपन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी इकोनॉमी मनमोहन सिंह की देन है। ये बात खुले तौर पे जाहिर है कि मनमोहन सिंह ही वो इकलौते आदमी थे जिन्होंने 1991 में कांग्रेस जब बहुमत में नहीं थी, इसके बावजूद नरसिम्हा राव ने वो फैसला किया कि नहीं न, हम बनवाएंगे मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री, और मनमोहन सिंह ने वो ऐतिहासिक 1991 का वो जो बजट भाषण दिया था, उसको आज की तारीख में भी कितनी सरकारें बदली, नरसिम्हा राव चले गए, देवगौड़ा आए, गुजराल आए, फिर वाजपेयी की सरकार आई, खुद मनमोहन सिंह आए, 10 साल से नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उन नीतियों को जो 91 में लागू हुई थी, आज तक नहीं बदला गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने कई किताबों में इस बात को पढ़ा है कि उस वक्त जो है सो वित्त मंत्री वो किसी और को बनाना चाहते थे, लेकिन वो जिसे वित्त मंत्री बनाना चाहते थे उन्होंने कहा कि नहीं, मनमोहन सिंह इसके लिए सबसे सही और उपयुक्त व्यक्ति हैं। और जब मनमोहन सिंह को उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा तो नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि देखो, राजनीति जो है मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम भारत की अर्थव्यवस्था संभालो, लेकिन अगर कुछ होता है तो गला तुम्हारा पकड़ा जाएगा। हाँ। अब सोचिए ना कि कितनी बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी की चिंता नहीं की। वो जानते थे कि ये सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, ये जानते थे कि राजीव गांधी का निधन हो चुका है, कांग्रेस में जो एक स्तंभ होता है वो नहीं है। नरसिम्हा राव कैसे आए थे ये भी सबको पता है कि कई सारे लोगों से कोशिश की गई थी कि वो लोग आए। अंत में नरसिम्हा राव जो राजनीति से संन्यास लेकर के दिल्ली से हैदराबाद वापस लौटने वाले थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस जीतती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और तब जब भारत के पास पैसा नहीं होता है, आर्थिक संकट अपने चरम पे होता है, उस समय मनमोहन सिंह को बनाना और ये कहते हुए बनाना कि सही हुआ तो मेरा, गलत हुआ तो तुम्हारा गला पकड़ूंगा, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। और मनमोहन सिंह वही नहीं थे। आपको याद होगा 2008 की वो जो परमाणु न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी, लेफ्ट ने पुरजोर तरीके से विरोध कर दिया था कि ये न्यूक्लियर डील तो नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी, लेफ्ट जो उनका समर्थन कर रहा था वो हमलावर था। AB वर्धन जो सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता थे, उनसे पूछा जा रहा था कि ये सरकार कब तक है, कह रहे हैं शाम के 5 बजे तक है। और तब सोनिया गांधी ने कहा मनमोहन सिंह से कि ऐसा करते हैं कि इस परमाणु समझौते से पीछे हट जाते हैं क्योंकि सरकार गिर जाएगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि गिरती है तो गिर जाने दीजिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन परमाणु समझौता होकर रहेगा। परमाणु समझौता हुआ। आज कितना फायदा है ये दुनिया जानती है। तो मनमोहन सिंह को कई बार कहा जाता था कि वो साइलेंट हैं, वो नहीं बोलते हैं, चुप्पी है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं, लेकिन अपने फैसलों में मनमोहन सिंह ने ये बार बार साबित किया कि उनका जो काम है वो इतिहास में दर्ज तो होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को कुर्सी से हटाकर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों के रिश्ते कैसे थे? दोनों एक दूसरे के प्रति कैसा हाव भाव, मतलब एक दूसरे को किस नजर से देखते थे? कैसी उनकी मित्रता थी, कैसे उनकी दोस्ती थी पक्ष और विपक्ष होने के बावजूद? देखिए, मनमोहन सिंह, दोनों में फर्क ये था कि मनमोहन सिंह राज्यसभा में नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 99 से 2004 तक की,
तो अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के जरिए पहुंचे थे। मनमोहन सिंह कभी लोकसभा के जरिए सांसद नहीं बन पाए। 5 बार असम से रहे, 1 बार राजस्थान से रहे, तो वो राज्यसभा के जरिए ही सांसद बनते थे। तो जो सदन में आमना सामना होता है वो नहीं हो पाता था। वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मनमोहन सिंह थे जब वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और बाकी व्यक्तिगत रिश्ते तो मनमोहन सिंह के किसी से बुरे नहीं रहे हैं, किसी से भी नहीं बुरे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अभी जब ये हम बात कर रहे हैं तो एक दिन गुजरा है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। विपक्ष ने भी उन्हें याद किया, सत्ता पक्ष ने भी उन्हें याद किया और बार बार यही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के अजात शत्रु थे। तो वही एक अजात शत्रु, चूंकि वो निधन हो गया है इसलिए बार बार उनके लिए कहा जाता है कि अजात शत्रु थे, वही अजात शत्रु मनमोहन सिंह भी हैं। कि विपक्ष में उन्हें अगर आप पॉलिटिकल बयानबाजी से इतर देखिए तो व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह के लिए किसी के मन में कटुता नहीं है। प्रणब मुखर्जी के साथ उनका एक बड़ा मतलब चर्चित किस्सा है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्रणब मुखर्जी को सर कहते थे। तो प्रणब मुखर्जी ने भाई आप मुझ सर मत बोलिए। तो उसके पीछे जो लोग बताते हैं कि जब आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह तो उस वक्त वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे और कहा कि प्रणब मुखर्जी ने ही उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया था। तो उस हिसाब से वो जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनको सर कहते थे। तो इतना डाउन टू अर्थ नेता थे मनमोहन सिंह। यही बात है। और चूंकि देखिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कैसे बने थे ये मनमोहन सिंह को ही पता है कि एक मिलीजुली सरकार में एक अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव लगाना इतना आसान काम कभी नहीं था सोनिया गांधी के लिए। वो भी तब जब सोनिया गांधी को लगा था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लगभग सारी पूरी स्क्रिप्टिंग तय हो चुकी थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन 99 वाला दौर भी सोनिया गांधी को याद था कि जब शरद पवार ने, पीए संगमा ने, तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी थी। शरद पवार ने उस चिट्ठी में लिखा था कि आप मुझे चाहे जो कहिए लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा ही उठाएगा। तो जीत के बाद भी सोनिया गांधी के पास जब पूरे चांसेस थे कि वो प्रधानमंत्री बनती तो गठबंधन में थोड़ी बहुत आपको इधर उधर उठापटक करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने सब कुछ दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद आप आज हर छोटे बड़े मुद्दे पे आरटीआई लगा देते हैं। हमको सरकार से ये जानकारी चाहिए। ये किसकी देन है? मनमोहन सिंह की देन है। मनरेगा की बात करते हैं, गांव में सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाले, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो बात है मनरेगा, वो किसकी देन है? मनमोहन सिंह की देन है। जो अनाज की बात करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, ठीक है राशन आप पहुंचा रहे हैं, उन्होंने नहीं रखी, लेकिन नींव किसने रखी? वो पूरे कानून किसने बनाया? मनमोहन सिंह ने बनाया। वो भी तब जब उनकी मिलीजुली सरकार थी। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह कभी फुल फ्लेज्ड बहुमत की सरकार के मुखिया कभी नहीं रहे। एक लोकप्रिय नेता नहीं रहे कि जो संसद में लोकसभा से जीत करके आया हो। वो दिल्ली से चुनाव लड़े, हार गए थे चुनाव, तो उनको असम से राज्यसभा भेजा गया, राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया। वो वाया राज्यसभा नेता बने थे। वो नेता नहीं थे, वो एक प्रशासक थे। वो एक रिजर्व बैंक में उन्होंने ऊंचे पदों पर काम किया, योजना आयोग में उन्होंने ऊंचे पदों पर काम किया। इस तरह के वो आदमी थे जिन्हें नेता बनाया गया, लेकिन जब वो नेता बने तो आम जनता के लिए जो काम हो सकते थे, जैसा कि हमने जिक्र किया अभी आरटीआई का, मनरेगा का, खाद्यान्न का, ये सारे संकट उन्होंने दूर किए। 2008 की आर्थिक मंदी किसको नहीं याद होगी? जेनजी को भी याद होगी। अभी हम मिलेनियल और जेनजी की बात करते हैं, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, जेनजी को भी याद होगी कि 2008 में आर्थिक मंदी कैसे आई थी। पूरी दुनिया तबाह थी। अब भारत को उसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या इसके लिए आज हम मनमोहन सिंह को याद नहीं कर सकते? आज 5वीं अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है भारत को, तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह अगर नहीं होता शायद हम लोग नहीं रहते। 91 नहीं होता तो आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे होते। 91 में हुआ क्या था? जब हम भी सुनते हैं अपने से बड़ों से तो बताते हैं कि 91 में भारत के हालात ऐसे हो गए थे कि हमें अपना सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था। फिर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बनाया वित्त मंत्री। उसके बाद से उन्होंने अर्थव्यवस्था में खूब सारे ऐसे सुधार किए जिससे उन्हें इस वक्त जो है देश उनको याद कर रहा है। और सदैव हम लोग रीडी रहेंगे मनमोहन सिंह को। हम लोग क्लोज इकोनॉमी थे। भारत एक क्लोज इकोनॉमी था। ठीक है। हम चावल उगाते हैं, पंजाब चावल उगाएगा, उत्तर प्रदेश खरीद लेगा। उत्तर प्रदेश दाल उगाएगा, पंजाब खरीद लेगा। जो एक्सेस होगा वो कहां जाएगा नहीं पता था। बाहर पैसा है,
अमेरिका के पास पैसा है, वो यहाँ आकर के कंपनी अपनी लगाना चाहता है, लेकिन इतना सिस्टम था यहाँ पे, इतने परमिट सिस्टम थे, इतनी सारी खिड़कियां थी कि आज आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं, एक प्रपोजल लेकर के आते हैं, तो आपको उस प्रपोजल को क्लियरेंस लेते लेते 10 साल गुजर जाएंगे, और किसी उद्योगपति के पास इतना समय होता नहीं है। मनमोहन सिंह ने ये सारा कोटा परमिट राज खत्म किया। सिंगल विंडो सिस्टम, जिसकी हम बार बार आज बात करते हैं, कई जगहों पे होता है, एकल विंडो है, सिंगल विंडो है, बस आप आइए दीजिए, काम आपका हो गया। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने की। एफडीआई की व्यवस्था उन्होंने की, आयात निर्यात को सुगम बनाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आए वो आए तो यहां रहे, इसकी उन्होंने कोशिश की। तो जब एक बार रास्ता खुला, पहले आपने 21% से शुरू किया, 49% तक आया, बहुत सारे क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई है। तो ये उनका दिखाया हुआ रास्ता है कि कोटा परमिट लाइसेंस राज को जो उन्होंने खत्म किया, जिसकी वजह से विदेश की भी कंपनियां हमारे यहाँ आने लगी। नहीं तो आज हम कंप्यूटर से दूर रहे होते। भाई कंप्यूटर हमारा इन्वेंशन नहीं था, कंप्यूटर फॉरेन की खोज थी, उसको यहाँ लाने में। अविनाश जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, इसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और बाकायदा इसको एक अलग से निकाल के इसका सेगमेंट भी बना देते हैं कि अगर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री नहीं बने होते तो अब जो है अब का भारत कैसा होता? शायद पाकिस्तान से बुरी स्थिति में होता, या शायद कहीं खड़ा होने लायक नहीं होता। अच्छा, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम बुरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। चंद्रशेखर जो कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद, उन्होंने सोना गिरवी रखवाया, फिर इन्होंने भी सोना गिरवी रखा। दोनों सोने में अंतर है। लोग कहते हैं सोना गिरवी रखा, सोना गिरवी रखा। सोना वो गिरवी रखा गया था जो सोना तस्करों से जब्त किया गया था। अच्छा। तस्करी का जब्त सोना एक जगह जाकर के रखा गया था, उस सोने को ले जाकर के उन्होंने दिया, वहां से पैसा लिया ताकि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व हो कि हम कुछ खरीद सकें। हम 1991 में हमारे पास खाने के लिए इतना अनाज नहीं होता था कि हम एक्सेस था हमारे बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा उस वक्त। एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। कोशिश की गई थी कि वो बात किसी को पता ना चले कि सोने वाली बात, जिस ट्रक पे लद करके वो सोना जा रहा था, वो इसको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, फिर भी ध्यान नहीं गया। लेकिन वो गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी खराब होती है, चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं उसको। तो अब परेशानी होती है ना कि भाई इसमें क्या है। तो फिर एक अखबार का रिपोर्टर पहुंचता है, उसको पता चल जाता है, फोटो खींचता है, फिर पूरी दुनिया में फोटो छपती है कि भारत अपना सोना गिरवी रख रहा है। तो इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन आज चूंकि अब मनमोहन सिंह नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो हम उनको अच्छे ही तरीके से याद करते हैं। वो भी काम उन्होंने फैसला जो लिया था भारत के हित में ही लिया था, और बाकी उनके तमाम ऐसे फैसले, ठीक है कि 2G स्कैम हुआ कथित तौर पे, जिसको कोर्ट ने नहीं माना, कोयला घोटाला हुआ कथित तौर पे, जिसको कोर्ट ने नहीं माना, कॉमनवेल्थ हो गया, कॉमनवेल्थ हुआ जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई, ये सब मनमोहन सिंह के रहते हुए हुआ। लेकिन ये जब आप इन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, मैंने देखा कि उस वक्त जो है सो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आरोप लगाती थी, लेकिन मनमोहन सिंह पे उन्होंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया कि ये घोटाले में शामिल है। नहीं, लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो उम्मीदवार थे सिर्फ प्रधानमंत्री कैंडिडेट के, तो उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए एक बात कही थी कि ये वही हैं जो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं। उसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। वो है, ऑन रिकॉर्ड है। ये 14 की बात है, जब 13 की बात है, ये जब पीएम मोदी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हो चुके थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल बयानबाजी थी। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेस्चर एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने एक अच्छा नेता खोया है, दूरदर्शी नेता खोया, और वाकई दूरदर्शी थे। इसमें सदन में भी पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की है, कई वीडियो सामने हैं, आए हैं, अब लोग उसको लगातार देखिए, उसको पॉलिटिकली भी देखा जा सकता है कि जब 91 साल की उम्र में राज्यसभा में उनको जाकर के वोटिंग करनी पड़ी थी, व्हीलचेयर पर जाकर के वोटिंग की थी। हमारी साथी हैं वर्षा, उन्होंने वो वीडियो भी किया है। उस समय वो सटायर था कांग्रेस पर, वो सटायर था, वो कोई तारीफ नहीं थी। हाँ, लेकिन वो डेडिकेशन दिखाता है मनमोहन सिंह का भी कि 91 साल की उम्र में भी जब उनको पार्टी की जरूरत पड़ी तो वो व्हील चेयर पर भी आए। बहुत सारे लोग होते हैं सुविधाजनक तौर पे, हम ही लोग हैं सुविधाजनक तौर पे, क्योंकि नहीं थी सुविधा कि हमारे प्रधानमंत्री का निधन हुआ तो हम लोगों को आना पड़ा, नहीं तो हम भी अपने घरों में से होते, क्या फर्क पड़ जाता है किसी को। एक और चीज जो है इस समय खूब इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जो है खूब तैर रहा है, पुराने वीडियो जाएंगे तो सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह का जिक्र हो रहा है कि कैसे जब सदन में नेता विपक्ष
सुषमा स्वराज थी, वो कुछ आरोप लगाती थी, वो कहते शेर व थे शायरी में तो इधर ये- उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यही कहा था सुषमा स्वराज ने उनको। उसका जवाब क्या दिया था मनमोहन सिंह? उसका जवाब मुझे अभी फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है कि उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था। लेकिन मौन कहा, मनमोहन सिंह मौन है, लेकिन फिर भी हाजिर जवाब थे तुरंत। किसी ने शेर उधर से मारा, इधर से ये भी खड़े होके अब शेर व शायरी में जवाब देते थे। जो काम करने वाले लोग हैं वो बोलते नहीं हैं, वो कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर से भी कई बार कहा गया ना, सचिन तेंदुलकर चुप रहते थे, मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, बल्ला बोलता है ना, तो काम बोलता है। आज भी आप कह रहा हूं ना कि आप कल को आपको किसी विभाग से एक आरटीआई लगानी होगी, आप लगा लेते हैं ना 10 रुपए में। ये मनमोहन सिंह की तो देन है। हर घर में राशन पहुंच गया है। पहले हम कितने अखबारों में भूखे मरने की खबरें सुनते थे, भूख से मौत हो गई, आज नहीं होती ना भूख से मौतें। उसकी वजह, उसकी नींव मनमोहन सिंह है, इस बात को याद रखना चाहिए। उनका जो कार्यकाल था 2004 बहुत से लंबा लेके वीडियो हो रहा है हम 9 लोगों और का। 14 तक उनका कार्यकाल, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते? उस वक्त तो आप पत्रकारिता शायद शुरू करें या फिर आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो जो 2004 से 9 का था कार्यकाल, वो कैसा था? 4 से 9 वाला तो मेरा ग्रेजुएशन का दौर था। और एक ग्रेजुएशन में जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है राइट की तरफ झुकाव वाली, वो उस तरफ की भी थोड़ी झुकाव, उस तरफ की थोड़ी बातें थी। इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आती थी, इतने वैचारिकी इतनी समृद्ध नहीं थी, इस बात को भी मान लीजिए। या फिर पूरा तंत्र नहीं समझ में आता था, तो ये लगता था कि नहीं नहीं, ये तो सब गलती कर रहे हैं, ये तो सत्ता में है तो गलती कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ते लिखते चीजें जब समझ में आने लगी, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने चीजों को समझना शुरू किया, तब समझ में आया। और ये सब लोग मानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप पॉलिटिकल बयानबाजी चाहे जितनी कर लीजिए, लेकिन जब आप उसके अवदान को देखेंगे, आप उसके काम को देखेंगे, तो किसी भी तरीके से उसको देश विरोधी नहीं कहा जा सकता है। मुझे तो संसद का वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री बन के जब दोबारा संसद में पहुंचे थे, तो खूब नारेबाजी हो रही थी। उस समय एक फिल्म आई थी सिंह इज किंग, तो गाना बजा था सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। खैर मनमोहन सिंह है नहीं, अब हम उनको याद कर रहे हैं। हमने उन पर चर्चा की, उनके कार्यकाल के बारे में भी बातचीत की। मनमोहन सिंह के बहुत सारे किस्से हैं, सैकड़ों किस्से हैं, हजारों कहानियां हैं मनमोहन सिंह की। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि हम छोटे छोटे हिस्सों में उनकी तमाम कहानियों को, उनके जीवन चरित्र को आज और कल के बीच में बताने की कोशिश करें, वीडियोस के जरिए, टेक्स्ट के जरिए। आप वीडियोस पे हम कोशिश करेंगे कि अभी रात को हम लोग बैठेंगे, उनके तमाम कहानियों को, किस्सों को निकालेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, और सुबह जो दर्शक जगेंगे तो फिर मनमोहन सिंह के बारे में उनको और विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। बाकी इस वीडियो पे, इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कर बताइए, और देखते रहिए एबीपी लाइव।